नमस्कार। गुड इवनिंग सभी प्यारे दोस्तों को। और आज हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे अगला टॉपिक हमारा संभागीय आयुक्त का। तो जुड़ जाइए फटाफट, फिर शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग। गुड इवनिंग सभी को, सभी मेरे प्यारे हमदम को गुड इवनिंग और जुड़ जाइए। तो अब तक जो हमने पढ़ा है हम लोग उससे आगे पढ़ने वाले हैं। और अब तक जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया है, यहाँ से आगे हमें पढ़ना है। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। डिविजनल कमिश्नर हम शुरू करेंगे। तो अभी तक हम लोग मुख्य सचिव के बारे में पढ़ चुके हैं और मुख्य सचिव के बारे में हमने कंप्लीट बात कर ली है, ठीक है। और मुख्य सचिव के ढांचे में आपको मैंने इसका प्रशासनिक जो सिस्टम है, सेटअप है, इसके बारे में हमने बात की है। तो अब तक जो है हमने यहाँ पर सचिव वाले जो है, मुख्य सचिवालय जो है, मुख्यालय जो है, यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम संभागीय आयुक्त के बारे में बात करेंगे और आज संभागीय आयुक्त हम लोग पूरा कर देंगे, ठीक है। तो संभागीय आयुक्त के लिए देखिए, सबसे पहले संभागीय आयुक्त के बारे में आपको इजीली पता होगा कि राजस्थान में कितने संभाग हैं। और संभाग जो है राजस्थान में वो टोटल जो है वो 7 संभाग है, ठीक है। ये जो 7 संभाग आप देख रहे हैं, इन 7 संभागों में हर संभाग के स्तर पे एक व्यक्ति जो है वो मुखिया होता है, ठीक है। मतलब सबसे पहला मुखिया तो कौन था? मुख्य सचिव था। जो मुख्य सचिव का जो कार्यालय है वो यहाँ पर जयपुर के अंदर मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ आता है संभाग। संभाग जो है एक प्रकार से इस प्रकार का पद है कि जिसमें, चलिए हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। संभाग कौन कौन से हैं? जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, कोटा हो गया, भरतपुर हो गया, उदयपुर हो गया और अजमेर हो गया। तो ये कितने संभाग हो गए? 7 संभाग हो गए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। अजमेर, बीकानेर रह गया एक, है ना, बीकानेर रह गया, बीकानेर भी हो गया। तो ये 7 संभाग यहाँ पर मौजूद है। इस टाइम जो आप देख रहे हो यहाँ पे ये हैं। तो ये वाला हो गया बीकानेर संभाग हो गया, ठीक है। ये आपको पता ही होगा, इसको बताने की जरूरत नहीं है। ये जोधपुर हो गया, ये उदयपुर वाला हो गया, ठीक है। ये कोटा हो गया, ये अजमेर हो गया और ये भरतपुर हो गया। अब संभाग जो है, हर संभाग जो है कुछ जिलों से मिलकर बनता है, ठीक है। हर संभाग किससे मिलकर बनता है? कुछ जिलों से मिलकर बनता है। और यहां पर एक व्यक्ति जो मुखिया के रूप में मौजूद है, ठीक है। और बाकी लोग इस व्यक्ति के नीचे जो है मौजूद होते हैं। होते सभी आईएएस ही हैं। अभी तक जो भी सीरीज चल रही है पूरी आईएएस की ही चल रही है, ठीक है। क्योंकि जो प्रशासनिक मुखिया हैं, बाकी सारे कर्मचारी तो होते ही हैं आईएएस के अलावा भी विभागों में। लेकिन जो हम ऊपर का प्रशासनिक जो ढांचा है, ऊपर की जो आप इसकी क्रीमी लेयर बोल सकते हो, ये मलाईदार जो परत है, इसके अंदर कौन कौन आता है, यहां पर हम लोग संभागीय आयुक्त भी आए हैं, ठीक है। होता है ये व्यक्ति भी आईएएस ही होता है, जो भी संभागीय आयुक्त होता है। अब राजस्थान में 7 संभाग और हर संभाग जो कुछ जिलों से मिलके बनता है, ठीक है। इस प्रकार से हर संभाग कुछ ना कुछ जिलों से मिलके बनेगा। सबका अपना अपना क्या है, दायरा रहता है यहाँ पे। तो इस प्रकार से 7 संभाग हमने बना दिए। अब अपन लोग थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ये सिंपल सा परिचय है आपका एक संभागीय आयुक्त का। अब हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं कि ये जो पद है इसकी स्थापना किसने की थी, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। क्योंकि एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहली बात बताऊं कि भारत में कोई भी प्रशासनिक जो पद बना है वो ब्रिटिश शासन व्यवस्था के कारण बना है। किसके कारण बना है? ब्रिटिश शासन व्यवस्था ने उसको क्या किया है, एक प्रकार से उसका जनरेट किया है उस पद को, ठीक है। तो शीर्ष पद मुख्य सचिव है। अब यहाँ पर हम ये यहाँ पर मुख्य सचिव लिखना नहीं था भी, ये यहाँ पर जो है इसमें थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ और यहाँ मैं ये लिख देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर संभागीय आयुक्त लिख देता हूँ, संभागीय आयुक्त, ठीक है। संभागीय आयुक्त, फर्क नहीं पड़ता, चित्र से कोई फर्क नहीं पड़ता, चित्र कोई सा ही हो जाए। हाँ जी, गुड इवनिंग सभी को, सभी मेरे प्यारे दोस्तों को गुड इवनिंग। जो भी नए हमदम जुड़े हैं
मजा आ रहा है सबको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डिविजनल कमिश्नर हिस्ट्री जो है, अब डिविजनल कमिश्नर जो हिस्ट्री है, यहां पर हम हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको बनाया था, ठीक है। अब ये बनाया क्यों था? 1829 में प्रशासन का विभाजन किया। 1829 में प्रशासनिक विभाजन के तौर पे, प्रशासनिक विभाजन के तौर पे दूर दराज के जो जिले हैं, उन दूर दराज के जो क्षेत्र हैं, दूर दराज के जो जिले हैं, उन पर कंट्रोल करने के लिए, दूर दराज के जिलों के प्रशासन की सुविधा के लिए अस्तित्व में आया, ठीक है। दूर दराज के जिलों के प्रशासन की सुविधा के लिए अस्तित्व में आया, की सुविधा के लिए अस्तित्व में आया, सुविधा के लिए अस्तित्व में, ठीक है। अब अंग्रेजों को करना क्या था? अंग्रेजों को शासन ही तो करना था देश में, अस्तित्व में। अब अंग्रेजों को देश में शासन ही करना था, तो इसलिए इन लोगों ने, अब आप जब भी देखते हो कि हमेशा कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी अंग्रेजों के टाइम में व्यवस्था बनी है ना, या तो बंगाल या बंबई या मद्रास, इनके अलावा तीसरा चौथा नाम ही नहीं आता कोई, ठीक है। तो यह पद भी कहां बना है? यह पद किसके द्वारा बनाया गया था? तत्कालीन बंगाल सरकार के द्वारा बनाया गया था यह पद, क्योंकि मुगलों का तो शासन इन लोगों ने खत्म कर दिया था। बंगाल का जो नवाब है उनको इन्होंने बंदी बना के सब जो है पूरा कठपुतली सरकारें बना दी थी कुल मिलाकर वहां पे, तो सब एक प्रकार से अंग्रेजों का पूरा वर्चस्व हो गया। क्योंकि जो पलासी का युद्ध और जो बक्सर का जो युद्ध हुआ था, उसमें फाइनली जो है अंग्रेजों को एक प्रकार से निर्णायक जीत मिली थी। तो यहां लिखना है, यह पद तत्कालीन बंगाल सरकार के द्वारा बनाया गया था। यह क्योंकि बंगाल का जो क्षेत्र उसकी जमीनें बहुत उपजाऊ थी और वहां पर खूब माल पैदा होता था, और सब अंग्रेज जो है इसका प्रोडक्शन करवा के विदेशों में लेके जाते थे। यह पद तत्कालीन बंगाल सरकार द्वारा बनाया गया, ठीक है, बंगाल सरकार द्वारा बनाया गया। बना दिया तत्कालीन बंगाल सरकार के द्वारा, यहां तक कोई डाउट नहीं किसी को, ठीक है। एक एक चीज को हम बहुत बारीकी से करेंगे। अब यहां पर जो कमिश्नर की जो संस्था है, डिवीजनल जो कमिश्नर है, इसको लेकर आए थे लॉर्ड विलियम बेटिक, ठीक है। अब जो व्यक्तिगत रूप से नाम आता है तो यहां लिखना है कि इस कमिश्नर की संस्था, ये जो डिवीजनल कमिश्नर की जो संस्था है, डिवीजनल ऐसे लिखते हैं ना, डिवीजनल कमिश्नर की संस्था को कौन लेकर आया था? लॉर्ड विलियम बेटिक, ठीक है। कमिश्नर की संस्था लॉर्ड विलियम बेटिक द्वारा बनाई गई थी। तो ये वाला पॉइंट ध्यान में रखना है सबने। नाम क्या है? लॉर्ड विलियम बेटिक। लॉर्ड विलियम बेटिक आ गया यहाँ पे नाम, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेटिक। धीरे धीरे सबका आ जाएगा। जिला कलेक्टर के बारे में भी बात करेंगे इसके बाद में हम, फिर हम उपखंड अधिकारी के बारे में बात करेंगे, तहसीलदार के भी बारे में बात करेंगे, पटवारी के भी बारे में बात करेंगे। लॉर्ड विलियम बेटिक द्वारा बनाई गई, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेटिक द्वारा बनाई गई। समझ तो आ रहा है ना? मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल है, आसान है। धीरे धीरे हम लोग जो है भारत की व्यवस्था की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब ये क्या थे? प्रथम गवर्नर जनरल थे, और ये टाइम भी कौन सा था? 1828-29 का टाइम था। 1828 से 35 तक ये क्या रहे थे? गवर्नर जनरल थे, प्रथम गवर्नर जनरल। ये आप जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है, सबको मेरे हिसाब से रटा हुआ होगा। कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको इसके बारे में पता नहीं होगा। लगभग सभी बच्चे जो है इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेटिक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट पे। इसके बाद में इन लोगों ने क्या किया? बंगाल में बनाया। बंगाल के बाद में ये लोग पंजाब, बर्मा, अवध और मध्य प्रांत यहां पर लेकर आए, ठीक है। बंगाल के बाद में, इसके बाद में मैं लिख रहा हूं यहां पे, इसके बाद इस व्यवस्था को थोड़ा एक्सपोंड किया, मतलब प्रशासनिक मजबूती के लिए। इसके बाद पंजाब, बर्मा भी अपने ही अधीन था। बर्मा जो है भारत
भारत के अधीन था, उसको भारत शासन अधिनियम 1935 में अलग किया था, याद है ना सबको। बर्मा और अदन को, बर्मा और जो अदन है उसको किससे अलग किया गया, भारत से अलग किया गया था, भारत शासन अधिनियम 1935 से। तो ये बात भूलना नहीं, ये जब मैं आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करवाऊंगा ना उसमें सारी बातें बताऊंगा, ठीक है। पंजाब, बर्मा, अवध व मध्य प्रांत, अवध तथा मध्य प्रांत में लागू किया गया, तथा मध्य प्रांतों में लागू, प्रांतों में लागू, बस इतना ही लिखना है इसमें, मध्य प्रांतों में लागू किया गया। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट पे। तो अब स्वतंत्रता के बाद में क्या हुआ, ये एक प्रकार से संभागीय आयुक्त की जो व्यवस्था थी ना, ये भी राजस्व से जुड़ी हुई व्यवस्था थी, ठीक है। और आज भी इसमें राजस्व का नाम आता है। जैसे जिला कलेक्टर का नाम कैसे पड़ा था, कलेक्ट करने वाला, इकट्ठा करने वाला, तो वो भी राजस्व से था। तो ये आज भी संस्था राजस्व से जुड़ी हुई है। यहां पर राजस्व और पुलिस दोनों का नियंत्रण होता है संभागीय आयुक्त के पास में, ठीक है। राजस्व का भी होता है और पुलिस प्रशासन का भी होता है, दोनों का ही नियंत्रण होता है। अब जब देश आजाद हुआ तो उसके बाद में क्या हुआ कि बहुत सारे राज्यों ने इस व्यवस्था को खत्म कर दिया, ठीक है। बाद में गुजरात को छोड़कर सबने क्या कर दिया, वापस इसको बहाल कर दिया, ठीक है। मतलब डिविजनल कमिश्नर की जो करंट में अगर हम बात करें अभी लेटेस्ट में, तो वो मुद्दा क्या कहता है देखिए। तो करंट पोजीशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। मैं थोड़ा सा इस पेज को उठा के आगे रख देता हूं ताकि ये पेज अपने को आगे काम आएगा, ठीक है, क्योंकि ये पेज खाली है हमारे पास में। तो इस पेज को मेरे हिसाब से मैं यहां रख देता हूं, ठीक है। ये अपना ही, इसमें बहुत आसानी है, कोई भी पीडीएफ कोई सा भी पेज उठा के कहीं भी रख दो। अब इसकी करंट पोजीशन के बारे में बात करते हैं। इसको इग्नोर करना है अभी, शीर्ष पद जो मुख्य सचिव का, ठीक है। यहां संभागीय आयुक्त लिखना है आपने, संभागीय आयुक्त। तो डिविजनल कमिश्नर की करंट पोजीशन क्या है। अब इसकी जो भूमिका है वो हर राज्य में अलग अलग होती है, अलग अलग राज्यों में इसकी भूमिका क्या है, अलग अलग है। और ये एक प्रकार से क्षेत्रीय प्रशासन की भूमिका के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो मैं यहां पर सबसे पहला जो पॉइंट आता है, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, संभागीय आयुक्त, संभागीय आयुक्त क्या करता है, संभागीय आयुक्त क्षेत्रीय प्रशासन, ठीक है। संभागीय आयुक्त क्षेत्रीय प्रशासन में, क्षेत्रीय प्रशासन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, क्षेत्रीय प्रशासन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, प्रमुख भूमिका है संभागीय आयुक्त क्षेत्रीय प्रशासन में प्रमुख भूमिका। क्लियर होगी बात, समझ में आई। अब क्षेत्रीय प्रशासन जो क्षेत्र नाम है ना, इसको ध्यान में रखना। अब संभागीय आयुक्त बनता कौन है, यह व्यक्ति जो है जिला मजिस्ट्रेट से भी वरिष्ठ अधिकारी होता है, ठीक है। मतलब जिला मजिस्ट्रेट से वरिष्ठ है, मतलब सीधी सी बात है कि भाई ये जिलों का मालिक है एक प्रकार से, ठीक है। और जिलाधीश किसका है, जिले का मालिक है। तो डेफिनेटली जो वहां पर है उससे तो ये पद क्या होगा, ऊपर ही होगा। डीएम जो है उस पद से ऊपर ही होगा, क्योंकि ये व्यक्ति भी कौन बनता है, जो कभी डीएम होता है वो संभागीय आयुक्त बनता है बाद में। तो यह पद जो है, यह पद एक मिनट रुको भी, यह पद लिखने दो। यह पद जिला मजिस्ट्रेट से, जिला मजिस्ट्रेट है ना, मजिस्ट्रेट से, जिला मजिस्ट्रेट से वरिष्ठ पद होता है, ठीक है। वरिष्ठ पद होता है, वरिष्ठ पद होता है, ठीक है। एक बात तो ये क्लियर हो गई। अब ये सिंपल बातें हैं, अगर आपने एक बार पढ़ ली ना तो आपको याद हो जाएगी, ठीक है। अब सामान्यतः क्या होता है कि जो ब्रिटिश काल था ना, उसमें कोई भी व्यक्ति होता था ना, उसको 12वें वर्ष में क्या बनाते थे ये लोग, जिले का सिविल सेवा का कोई भी सदस्य होता था, उसको 12वें वर्ष में जाकर जिला कलेक्टर बनाते थे उस टाइम में, ठीक है। लेकिन वर्तमान में क्या है कि आजकल जो है 5 या 6 साल की सेवा पर जो है बना दिया जाता है, ठीक है। मतलब सामान्यतः 5 या 6 साल की सेवा के बाद में व्यक्ति को, 5 या 6 साल की सेवा के बाद में सामान्यतया 5 या 6 वर्ष
5 या 6 वर्ष की सेवा के बाद की सेवा, इसमें भी कौन आएंगे, अखिल भारतीय सेवा के सदस्य आएंगे, ठीक है। सेवा के बाद अखिल भारतीय सेवा के, अखिल भारतीय, एक मिनट को भी भारतीय प्रशासनिक सेवा लिखने दो मुझे, अखिल भारतीय जो शब्द है वो गलत पड़ जाएगा वहां पे, ठीक है। के बाद भारतीय, भारतीय प्रशासनिक सेवा के, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी संभागीय आयुक्त के पद को ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। प्रशासनिक सेवा से संभागीय आयुक्त, ठीक है। इसको डायरेक्ट एरो बना के लिख दो, संभागीय आयुक्त। क्लियर होगी बात, समझ में आई। भारतीय प्रशासनिक सेवा और संभागीय आयुक्त बन जाता है। अब उसके बाद में ये क्या करता है कि अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि क्षेत्रीय कोऑर्डिनेशन मतलब एरिया कोऑर्डिनेटर के रूप में कौन काम करेगा, ये क्षेत्रीय जो शब्द है ना, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है, क्योंकि ये क्षेत्र विशेष से जुड़ा हुआ है, पूरे व्यवस्था से जुड़ा हुआ नहीं है। मतलब डिविजनल जो कमिश्नर है, संभागीय आयुक्त जो अपने संभाग से ही जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है, क्षेत्रीय समन्वयक के रूप में भूमिका निभाता है। यह क्षेत्रीय समन्वयक, क्षेत्रीय समन्वयक की भूमिका निभाता है। क्षेत्रीय समन्वयक मतलब कोऑर्डिनेटर की बात कर रहे हैं हम, की भूमिका निभाता है, की भूमिका निभाता है। आगे बहुत सारे काम आएंगे इनके, किसके ट्रांसफर वगैरह करेगा, सारी चीजें आ जाएगी, निभाता है। क्लियर होगी बात, सिंपल है, आसान है, इजीली कर सकते हो, ठीक है। अब असल में क्या है कि बहुत सारी समस्याएं जो, जैसे मैं वो अभी राजस्थान में एक मामला हुआ था डॉक्टर वाला, डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया, उस पर 302 लगा दी, उन पर 302 का मुकदमा दर्ज करवा दिया प्रेशर में आके, और फिर जो डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया और मामला बड़ा दुखद हुआ वो, तो उसमें जांच किसको सौंपी गई थी, संभागीय आयुक्त को सौंपी गई है। जांच जो है वो किसको सौंप दी, संभागीय आयुक्त को सौंप दी, ठीक है। तो एक प्रकार से समझ लो कि ये एक क्षेत्रीय समन्वयक या कोऑर्डिनेटर रोज के दिन प्रतिनिधित्व के जो भी कामकाज है उनके वो संभालता है ये, ठीक है। उसके बाद में इसमें एक चीज और लिखना है कि इसमें पुलिस और राजस्व दोनों व्यवस्था शामिल है, ठीक है। इसमें संभाग स्तर पर संभाग आयुक्त का पुलिस तथा राजस्व, पुलिस तथा राजस्व, पुलिस तथा राजस्व दोनों का नियंत्रण होता है, ठीक है। दोनों पर नियंत्रण होता है, ठीक है। दोनों पर नियंत्रण होता है। अब राजस्व में क्या होगा बताऊंगा, दोनों पर नियंत्रण होता है। भाई जिस प्रकार से कलेक्टर है, कलेक्टर के पास भी की राजस्व की जिम्मेदारी है, पुलिस पर भी नियंत्रण है, ठीक है। लेकिन कलेक्टर जो है जिला स्तर पे है, एक जिला है उसके पास में, ठीक है। संभागीय आयुक्त में सेम ही बात है, पुलिस भी आ गया, राजस्व भी आ गया, प्रशासन भी आ गया, ठीक है, सारी चीजें आ गई, तो इन पर भी इसका क्या होता है, नियंत्रण होता है। इसके बाद में मान लो कि एक चीज और ध्यान रखनी कि मुख्यालय को, अगर मतलब हेडक्वार्टर को किसी प्रकार की कोई विशेषज्ञ सलाह चाहिए, मतलब यहां पर किसी भी प्रकार के मुख्यालय को, किसी भी विभाग के मुख्यालय को, किसी विभागीय मुख्यालय को विशेषज्ञ सलाह यही प्रदान करता है। किसी विभागीय मुख्यालय को, क्योंकि विभागीय मुख्यालय जिला स्तर पे होता है, ठीक है, विभागीय मुख्यालय को विशेषज्ञ सलाह देता है। विशेषज्ञ सलाह का मतलब कि कोई भी प्रशासन से जुड़ी हुई कोई भी सलाह आप कह सकते हो, विभाग से जुड़ी, क्योंकि विभाग मुख्यालय जिला स्तर पे, और वहां पर ये क्या करता है, सलाह देता है, क्योंकि इसके नियंत्रण में होती है पूरी की पूरी व्यवस्था। तो इनके बारे में हमें पता तो होता है, लेकिन जो हमें इनको एक बार पढ़ने की जरूरत है। जब हम पढ़ लेते हैं तो हमें क्या चीजें सामने आ जाती है, क्योंकि सारी चीजें हमें ठीक लगती है। जब एक बार पढ़ते हैं, अब इनको रटने की जरूरत थोड़ी है। भाई एरिया कोऑर्डिनेटर है, ये पुलिस प्रशासन राजस्व पर नियंत्रण है, विभागीय मुख्यालय को सलाह देता है, सलाह देता है लिखना है, सलाह देता है,
देता है भी, ठीक है, ये मेरे पीछे छुप गया तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में जो है एक चीज और ध्यान रखनी है कि इसके ये अकेला नहीं है, ये जो भी काम करेगा, राजस्व से जुड़ा हुआ जो भी काम करेगा, इसके नीचे अतिरिक्त आयुक्त भी रहेगा। इसका मैं सेटअप भी बताऊंगा आपको, भी मैं पूरा सेटअप दिखाऊंगा कि डिविजनल कमिश्नर का किस प्रकार से पूरा सेटअप होता है, कि एक इसके नीचे कौन सा पद है, फिर उसके नीचे कौन सा पद है, मतलब संभाग के स्तर पर पूरा ऑफिस का सेटअप किस प्रकार का बना हुआ है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब इसको रिपोर्ट कौन करेगा? इसको रिपोर्ट करनी पड़ेगी किसको? जो जिला अधिकारी जो है वो रिपोर्ट यही करेगा, ठीक है। जब संभागीय आयुक्त आदेश देगा, ठीक है, आदेश देने पर जिला अधिकारी क्या करेंगे? इसको रिपोर्ट करेंगे। आदेश देने पर जिला अधिकारी या जिलाधीश जो भी है अधिकारी संभागीय आयुक्त को रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। संभाग आयुक्त को रिपोर्ट करेंगे, आयुक्त को रिपोर्ट करेंगे। मतलब मुझे वो राजस्थान का मामला देखकर बार बार चीज याद आती है कि वो महिला डॉक्टर थी, इतनी इनोसेंट थी वो, और उन्होंने सुसाइड कर लिया, और उनकी एक छोटी बच्ची भी थी। और बड़ी दुखद बात है कि उन्होंने जो सुसाइड किया वो मतलब डर के मारे कर लिया। आप सोच सकते हो कि कोई इंसान कितना मन से कितना मासूम हो सकता है कि वो डर से जो है सुसाइड कर लिया। उन्होंने पता नहीं क्या क्या सोच लिया, इतना दिमाग पर इतना हो गया। तो उसमें और सबसे बड़ी बात ये रही थी कि उन पे जो 302 का मुकदमा लगाया था वो भारी चीज़ थी सबसे ज़्यादा। शायद उनको डर नहीं लगता मेरे हिसाब से, सही कह रहा हूँ ना मैं, गलत थोड़ी बोल रहा हूँ, क्योंकि 302 का शायद मुकदमा अगर नहीं बनता तो इतनी बड़ी बात नहीं होती। उनके हस्बैंड ने समझाया भी था कि ऐसे जेल नहीं जाते, ऐसे कोर्ट में मामला चलता है, बाद में होता है, लेकिन वो डर गई बहुत ज़्यादा और बाद में ये सब हो गया। बड़ी दुखद बात है। इसका मतलब ये था कि वो एक ऑनेस्ट डॉक्टर, हम मान सकते हैं कि ऑनेस्ट डॉक्टर थी वो, ठीक है। और किसी व्यक्ति के सुसाइड करने को हम ये डिक्लेयर नहीं कर सकते कि वो इंसान कायर था। ये सब कहना जो है बड़ा आसान है, लेकिन जो व्यक्ति करता है वो उसी का ही मन जानता है। उस वक्त वो उन चीज़ों को सहन नहीं कर पाता है, उसकी सहन शक्ति भी डिपेंड करता है। और सारे इंसान जो वो एक जैसे कभी भी नहीं होते हैं, हर इंसान की क्षमताएं जो वो अलग अलग होती है। भगवान ने 5 उंगलियां भी जो है वो भी बराबर नहीं बनाई, उनमें भी कोई ना कोई डिफरेंस ही है, कोई सी भी बराबर नहीं होती, थोड़ा सा भी फर्क होता है। तो यहाँ पर जो ऐसा कहना कि सुसाइड कर लिया, कायर था, ये एक अलग चीज़ है। कहना बड़ा आसान है, क्योंकि कायर मुंह से बोलना एक शब्द ही है, ठीक है, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उसके बाद में आगे बात करते हैं, इसको कई बार प्रभागीय आयुक्त भी बोलते हैं भी, ठीक है, इसको कई बार प्रभागीय आयुक्त भी बोला जाता है। और कर्नाटक में ओडिशा में इसको राजस्व मंडल आयुक्त बोला जाता है। हालांकि कर्नाटक से हमें यहां से कर्नाटक की बात नहीं करेंगे क्योंकि उसका एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। अच्छा, एक और नेक्स्ट अगला पॉइंट, ये नोट हो गया सबका। अगले पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट अगला आपने लिखना है कि संभागीय आयुक्त जो है, इस कार्यालय की जो भूमिका है, यहां लिखना है, इस कार्यालय की भूमिका राज्य सरकार के जो भी कार्यालय हैं उनका ऑब्जर्वेशन करना है। मतलब इसकी भूमिका संभागीय आयुक्त कार्यालय की भूमिका, संभागीय आयुक्त कार्यालय क्या करता है? राज्य सरकार के कार्यालयों, राज्य सरकार के कार्यालयों का पर्यवेक्षण करता है। भाई और कौन करेगा पर्यवेक्षण, आप बताओ मुझे। पर्यवेक्षण करता है भाई जिलाधीश, तो क्या हो गया, जिला स्तर पे हो गया, ठीक है, जिलाधीश तो क्या हो गया, जिला स्तर पे हो गया, अपने जिले में करेगा, ठीक है। तो राज्य सरकार के जो भी कार्यालय है उनका ऑब्जर्वेशन, उनका निरीक्षण कौन करेगा? संभागीय आयुक्त ही तो करेगा, ठीक है। तो संभागीय आयुक्त करता है, मतलब एक प्रकार से पूरी प्रशासनिक जिम्मेदारी बनती है इसकी, ठीक है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग।
मैं वही सोच रहा था, वही वाला मामला मेरे दिमाग में चल रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सा चुप हो गया। अच्छा, एक और, यह कार्यालय राजस्व अपील अदालत के रूप में भी काम करता है। ठीक है, यह कार्यालय, ये भी लिखना आपने, यह कार्यालय, चलो कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूं आप सभी बच्चों की फीलिंग्स को भी। यह कार्यालय राजस्व अपील अदालत के रूप में भी काम करता है। मतलब राजस्व, जमीनों से जुड़े हुए जो भी मामले हैं, राजस्व अपील अदालत के रूप में भी काम करता है। ठीक है, अदालत के रूप में भी कार्य करता है, रूप में भी कार्य करता है। मतलब संभागीय आयुक्त के पास अपील होती है, जैसे आप एसडीएम के पास अपील करते हो ना राजस्व से जुड़े हुए मामलों की, तो उसी प्रकार यहां भी क्या होती है, अपील होती है। ठीक है, अब राजस्थान में क्या हुआ कि इस पद को क्या मान लिया, इस पद को एक प्रकार से बेकार मानकर इसको समाप्त कर दिया गया था। इस पद को क्या कर दिया, बेकार मानकर इस पद को समाप्त कर दिया। ठीक है, तो उसके बारे में अपन लोग बात कर लेते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन ऑन द प्रोपरेटी ऑफ डिविजनल सिस्टम इन राजस्थान, मतलब संभागीय आयुक्त व्यवस्था के औचित्य पर सवाल। राजस्थान में संभागीय आयुक्त, इस पद को समाप्त कर दिया, वो पूरा मैं डेट लिखवाऊंगा आपको। संभागीय आयुक्त व्यवस्था पर सवाल, इसके औचित्य पर सवाल खड़ा कर दिया। इस पर सवाल यह कर दिया कि यह पद जो है ना बेकार है, इस पद का कोई अर्थ नहीं है। वैसे देखा जाए तो जितना डिवीजन होगा उतना ज्यादा प्रशासन को दक्षता से चलाया जा सकता है। भी जितना डिवीजन होगा जितना विभाजन होगा, लेकिन विभाजन इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, सब कुछ ही उलझ जाए, पता ही नहीं चले। ठीक है, तो इसको क्या कर दिया, अनुपयुक्त मानते हुए, जो आप पहली फोटो देख रहे हैं वो किसकी है, मोहनलाल सुखाड़िया जी की। ठीक है, तो मैं लिखता हूं, जिसको आधुनिक राजस्थान के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है, ये लिखवाया भी था मैंने आपको मुख्यमंत्री वाले में, मोहनलाल सुखाड़िया। अब मोहनलाल सुखाड़िया जी ने क्या किया, इसको कर दिया खत्म। ठीक है, मतलब संभागीय आयुक्त व्यवस्था को अप्रैल 1962 में समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो मैं यहां लिख रहा हूं संभागीय, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, संभागीय आयुक्त व्यवस्था को, संभागीय आयुक्त, हाँ सबको मजा आ रहा है ना, भी मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी, सब बढ़िया चल रहा है ना, मस्त रहा करो, खुश रहा करो। ठीक है, अभी प्रीमियर चल रहा है, जल्दी जो है लौट कर लाइव होगा। वैसे तो कमेंट सेक्शन में आपके साथ में हूँ ही मैं, उधर नीचे की तरफ आप देख रहे हो। ठीक है, 2 जगह मौजूद हूँ। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो कौन है, सर का क्लोन है क्या, तो वो क्लोन नहीं है, वो मैं ही हूँ ओरिजिनली, 2 जगह पे मौजूद हूँ आपके साथ में। संभागीय आयुक्त, हाँ ऐसा लग ही नहीं रहा ना कि लाइव मैं साथ में नहीं हूँ, हमेशा आपके साथ में हूँ। तो संभागीय आयुक्त व्यवस्था को अनुपयुक्त मानते हुए, अनुपयुक्त मानते हुए अप्रैल 1962 में समाप्त कर दिया। अनुपयुक्त मानते हुए अप्रैल, यही आया हुआ क्वेश्चन है कि कब इसको समाप्त किया गया, तो अप्रैल 1962 में समाप्त, अप्रैल 1962 में समाप्त। और दिमाग को बिल्कुल इस गरुड़ की तरह रखना है, जैसे एक झपट्टा मार के अपना शिकार करता है ना, उसी तरीके से अप्रैल 1962 में समाप्त कर दिया। अब समाप्त कर दिया तो अब बहाल भी हो जाएगा वापस ये पद। ठीक है, ठीक है, तो इस पद को मोहनलाल सुखाड़िया जी के टाइम में क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब सरकार आई हरिदेव जोशी जी की। ठीक है, हरिदेव जोशी जी की सरकार आई तो इन्होंने क्या कर दिया, वापस जीवित कर दिया। हरिदेव जोशी, हरिदेव जोशी, इन्होंने क्या किया, इनके टाइम में 26 जनवरी 1987 को इसको क्या कर दिया, पुनः जीवित कर दिया। इनकी सरकार ने
26 जनवरी 1987 को, 26 जनवरी 1900, क्योंकि फिर ना कलेक्टरों के लिए मुश्किल हो जाता है, फिर कलेक्टरों की मीटिंग लेना मुश्किल हो जाता है। संभागीय स्तर पर कलेक्टरों की मीटिंग कौन लेगा? संभागीय आयुक्त लेगा। फिर क्या हो जाएगा कि दूरी बढ़ जाएगी, थोड़ी थोड़ी जो है वो दूरी बढ़ जाएगी, कनेक्टिविटी दूर हो जाएगी अगर संभाग नहीं होगा तो। इनकी सरकार ने इस व्यवस्था को बहाल कर दिया, इस व्यवस्था को पुनः बहाल कर दिया, पुनः बहाल कर दिया, हो गया बहाल, वापस बहाल होगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक काम और किया इन्होंने, एक काम इन्होंने और ये किया कि अजमेर को एक संभाग और बना दिया। मतलब इस टाइम क्या थे, इनके समय में 5 संभाग थे। इनके समय में कितने संभाग थे? 5। इनके समय में ये भी ध्यान रखना कि जब संभागीय आयुक्त व्यवस्था को समाप्त किया गया था तब कितने संभाग थे? इनके समय में 5 संभाग थे, 5 संभाग थे। एक तो हमारी क्लास का टाइम ना पता ही नहीं चलता, कैसे टाइम बीत जाता है। अब देखो 4:30 हो गए, पता ही नहीं चला। हरिदेव जोशी इनके टाइम में 5 थे और इन्होंने ये लेकर आए 6ठा संभाग। ये लेकर आए कौन सा? छठे वाला। तो इन्होंने क्या किया कि जनवरी 1987 में एक और बना दिया, कौन सा? अजमेर को बना दिया नया संभाग, अजमेर नया संभाग बना, अजमेर नया संभाग। संभाग लिख लेना भी, ये शायद थोड़ा सा मेरे पीछे छुपेगा। हो गया, तो टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। अब क्या होता है कि सबसे बाद में बनाया गया, ये और लिख लो, बाद वाला भरतपुर बना दिया 2005 में, ठीक है। 7वां संभाग भरतपुर, 7वां संभाग भरतपुर 2005 में, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका संभागीय आयुक्त व्यवस्था की पोजीशन और कहां राजस्थान से जुड़ा हुआ इसका अपडेट वगैरह, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? बहुत सुंदर सुंदर लिखा है भी मेरी तरफ से तो मैंने। अब राइटिंग पता नहीं कैसी लग रही होगी बच्चों को, मुझे पता नहीं है। अब हम थोड़ा सा इसके ऑफिस के सेटअप के बारे में करते हैं। ये बहुत ज्यादा मोस्ट है यहाँ पे, ठीक है। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये आपको किताबों में बहुत कम मिलता है, पहले ही बता रहा हूं भाई। किताबों में रेयर ही मिलता है, बहुत कम ये चीजें किताबों में इस तरीके से लिखी गई है। रियल रोल ऑफिस सेटअप कहां गया अभी इसका? ऑफिस सेटअप वाला, ऑफिस सेटअप, चलो ऑफिस सेटअप ऑफिस वाली जगह पे लिख देता हूं, ठीक है, यही लिख देता हूं। फिर हम पीछे जो है इसके जो भी रोल वगैरह है उसके बारे में बात कर लेंगे हम, ठीक है। कि ऑफिस सेटअप कहीं भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो राजस्थान के संदर्भ में, ठीक है, यहां लिख रहा है, आप कहीं भी नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। संभागीय आयुक्त कार्यालय गठन, आयुक्त कार्यालय गठन, ये राजस्थान के संदर्भ में ध्यान रखना, पूरे भारत के संदर्भ में नहीं है। कार्यालय का गठन, और ये सबसे ज्यादा मोस्ट है इस टाइम इसमें अभी जो चल रहा है। तो सबसे पहले सेटअप में आ जाओ। सबसे पहला जो नंबर है ऊपर ही ऊपर का, ये तो पता ही है आपको, सबसे ऊपर जो नंबर होगा वो किसका होगा? संभागीय आयुक्त का ही होगा, ठीक है। संभागीय आयुक्त सबसे शीर्ष वाला तो ये हो ही गया, सबसे ऊपर का पद। अब जो नीचे वाले जो पद बचते हैं ना, उनके बारे में आपको थोड़ा बहुत अच्छे से पता होना जरूरी है। यहां से आपका असली क्वेश्चन शुरू होता है। तो एक तो हो गया संभागीय आयुक्त। संभागीय आयुक्त के नीचे होता है कौन? अतिरिक्त संभागीय आयुक्त। याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, रटना नहीं है। एडिशनल हो गया, एडिशनल डिविजनल कमिश्नर, संभागीय आयुक्त, ये लो जी, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, रट्टा नहीं मारना बिल्कुल भी, साथ के साथ याद हो जाएगा। अब आ जाओ निचला अगला। अगले पे अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा उप निदेशक। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, उप निदेशक, ठीक है, उप
निदेशक। और उप निदेशक के बाद में जो है राजस्व लेखा निरीक्षक आ गया। समझ में आ रही है ना बात, नाम से पता चल रहा है। राजस्व लेखा निरीक्षक, राजस्व लेखा, लेखा का मतलब होता है अकाउंट, और निरीक्षक का मतलब हो गया है निरीक्षण करने वाला। क्लियर होगी बात, समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक जो सबसे नीचे आता है वो आ जाएगा आपका, जो आपकी वीडियो में आया था, राजस्व सांख्यिकी, सांख्यिकी अधिकारी आएगा यहां पे, स्टैटिक्स वाला। ये क्वेश्चन आया था वीडियो में। अब वीडियो ने पता नहीं उन्होंने आरपीएससी ने क्या माना था उसका, इसमें आ जाएगा अन्य राजस्व, अन्य राजस्व सांख्यिकी सांख्यिकी तथा सामान्य प्रशासनिक अधिकारी। ये सांख्यिकी अधिकारी आ गया ना यहां पे, सामान्य प्रशासनिक अधिकारी। और सारे बाकी कार्मिक आ गए, अधिकारी कार्मिक, ठीक है, ये सबसे नीचे आ गया आपका। तो ये सेटअप याद रखना कोई भी बच्चा। आप, मुझे पता है गड़बड़ कहीं नहीं करोगे, गड़बड़ एक ही जगह हो सकती है, उप निदेशक और राजस्व लेखा निरीक्षक। निरीक्षक से इसलिए याद रखना क्योंकि निरीक्षक क्या करता है, जैसे इंस्पेक्टर होता है थाने में, उप निदेशक का पद बड़ा है, निरीक्षक का एक प्रकार से इंस्पेक्टर वाला टाइप का पद हो गया, ठीक है, निरीक्षण वाला। तो ये इसका ऑफिस का सेटअप है। तो ये ऑफिस का सेटअप नोट कर लो सभी बच्चे, ठीक है। अब अपन लोग थोड़ा सा इसकी भूमिका के बारे में बात कर लेते हैं। सिंपल सिंपल भूमिका है, करंटली जो रोल है इसका, ये हो गया। हाँ, नोट हो गया ना सबका भी? कमेंट करके बता दो, कमेंट तो मैं सबके देख ही रहा हूं। ठीक है, चलो। रियल रोल ऑफ डिविजनल कमिश्नर। चलिए रियल रोल के बारे में बात करते हैं। प्रशासनिक तंत्र का तो मुखिया है ही, और एक बात और एक शब्द और काम में लिया जाता है कि राजस्व विकास प्रशासन की पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। राजस्व व क्या लिखना है, संभागीय आयुक्त, मैं बिंदी बना के लिख देता हूं भी, संभागीय आयुक्त राजस्व तथा विकास प्रशासन। ये विकास प्रशासन शब्द ध्यान रखना भी, राजस्व तथा विकास प्रशासन। विकास प्रशासन का मतलब है कि प्रशासन का कितना विकास हुआ है। विकास प्रशासन के पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी होती है, प्रशासन के पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी होती है। ऑब्जर्वेशन करना पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी होती है। उसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट आता है कि अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि सचिवालय और जिला प्रशासन के बीच में एक लिंच पिन बना हुआ है ये व्यक्ति, तो उसके बीच में एक कड़ी का काम कर रहा है। किसके बीच में? सचिवालय तथा जिला प्रशासन के बीच की कड़ी है ये। किसके बीच की कड़ी है? सचिवालय तथा जिला प्रशासन के बीच में कड़ी का काम करता है। बन गई कड़ी, सिंपल है, आसान है। सचिवालय तथा जिला प्रशासन के बीच की कड़ी है ये, जिला प्रशासन के बीच की कड़ी है, प्रशासन के बीच की कड़ी है। अब क्या है कि हमने जब पढ़ लिया ना तो ये याद हो गया। अगर नहीं पढ़ते तो शायद कोई जवाब जो एग्जाम में क्या है कि सो थॉट आते हैं दिमाग में जब किसी चीज को पढ़ा हुआ नहीं होता। पढ़ लिया तो आपको समझ में आ गया। जब आपको ढांचा समझ आ गया ना ऊपर से लेकर नीचे तक, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी।
और संभाग स्तर पे प्रशासनिक कार्यों का संपादन कौन करेगा? संभागीय आयुक्त ही करेगा, लिखवाने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, पता ही है। अब एक जो लिखना है वो थोड़ा सा ज्यादा मोस्ट है, राजस्व राजस्थान 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 भू राजस्व अधिनियम की धारा, ये बहुत ज्यादा मोस्ट है भी, ये धारा वगैरह कई बार पूछ लेते हैं। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम धारा 75 तथा 76, 75 तथा 76 के अनुसार संभागीय आयुक्त किसके रूप में काम करता है? अपील अधिकारी के रूप में भी काम करता है। संभागीय आयुक्त राजस्व अपील अधिकारी के रूप में, राजस्व अपील अधिकारी के रूप में काम करता है। राजस्व अपील अधिकारी, ध्यान रखना, राजस्व से जमीनों से जुड़े हुए मामले, ठीक है, राजस्व अपील अधिकारी के रूप में कार्य। मतलब एक अपील आप कहां कर सकते हैं? एक अपील तो होगी एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास में, क्योंकि वो आपराधिक मुकदमे नहीं सुनेगा, आपराधिक मुकदमे आरजेएस कोर्ट सुनेगी, राजस्थान जुडिशियल सर्विस वाली वो सुनेगी आपराधिक मामले। राजस्व वाले मामले में प्रथम अपील अधिकारी कौन होता है? सबसे प्रथम अपील अधिकारी के रूप में तहसीलदार भी काम करता है, ठीक है। तहसीलदार सामान्य मामलों को सुलझाएगा, वो फैसला नहीं करेगा, सामान्य मामलों पर कानून के अनुसार क्या करेगा, वो किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय ले सकता है। उसके बाद में दूसरा कौन सा आ जाएगा? एसडीएम हो गया। अब ये राजस्व अपील अधिकारी हो गया सबसे शीर्ष वाला, ठीक है। तो संभागीय आयुक्त राजस्व अपील अधिकारी के रूप में भी ध्यान रखना, राजस्व जमीनों से जुड़े हुए मामले ओनली, ठीक है। कौन किसका स्थाना नामांतरण किसके नाम से खुला वगैरह वगैरह कुछ भी हो सकता है, यहां अपील हो सकती है। उसके बाद में नेक्स्ट अगला जो है, और संभाग स्तर पे सभी विभागों का समन्वय कौन करता है? यही करता है, ये लिखवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लो। संभाग स्तर पर विभागों का समन्वय, संभाग स्तर पर विभागों का समन्वय, जब ये पीडीएफ पूरी हो जाएगी ना 2 या 3 दिन में, 2 दिन में कर दूंगा ये टॉपिक को पूरा, उस टाइम आपको मिल जाएगी, पीडीएफ भेज दूंगा आपको, ठीक है। जो मैंने एक एक शब्द जो अपने हाथों से लिखा है, एक घंटे के अंदर पूरा जमा के। उसके बाद में आ जाओ, जन समस्याओं को भी सुनता है ये, ठीक है। और एक चीज और, जिला प्रमुख का त्याग पत्र एक्सेप्ट करता है, ये आप सभी जानते हो। जिला प्रमुख के त्याग पत्र को एक्सेप्ट करना, जिला प्रमुख के त्याग पत्र स्वीकार करना, और जिला प्रशासन के प्रमुख अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट कौन बनाएगा? संभागीय स्तर पे ही बनेगी। मतलब जिला प्रशासन के स्तर पर, जिला प्रशासन के स्तर पर, जिला प्रशासन, हाँ सभी को, क्या सभी को दिल से बहुत आभार, सभी मेरे प्यारे हमदम को। जिला प्रशासन के स्तर पर प्रमुख अधिकारियों की वार्षिक रिपोर्ट, प्रमुख अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट, वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट तैयार की जाती है, ठीक है, यही तैयार होती है। उसके बाद में एक और काम क्या होता है, ये नोट हो गया सबका? बता दो मुझे, कमेंट करके बता दो।
ये तो जानते हो संभाग स्तर पे पूरा कंट्रोल इसी का ही रहेगा, ठीक है। ये हो गया। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। अगला जो है, एक और ध्यान रखना कि तहसीलदार व उससे निम्न स्तरीय राजस्व अधिकारियों का तबादला करता है। तहसीलदार तथा उनसे निम्न स्तर के अधिकारियों का तबादला, पटवारी भी उसी में आता है, अधिकारियों का तबादला करता है। हो गया तबादला, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुख्य काम तो हमने कर लिए। अब एक चीज और ध्यान रखना कि संभागीय स्तर पर कलेक्टरों की मीटिंग की अध्यक्षता करेगा। संभाग स्तर पे कोई भी काम हो, संभागीय आयुक्त कोई पकड़ लेना आप, ठीक है। संभाग स्तर पर जिला न्यायाधीशों, जिलाधीश कहेंगे भी, जिला कलेक्टर लिख देता हूं, सिंपल रहेगा, नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा। जिला कलेक्टरों की बैठकों की अध्यक्षता करता है, बैठकों की अध्यक्षता। बस हो गया। और क्या रहा है, इतना ही था इसमें, और भी कुछ मेरे हिसाब से तो कुछ रहा नहीं। वार्षिक रिपोर्ट वगैरह जिला अधिकारियों की यही लिखेगा, ये मैंने बता दिया। कार्यालयों का निरीक्षण करेगा, बता दिया। अपील अधिकारी बता दिया, ट्रांसफर वाला बता दिया, रिजाइन एक्सेप्ट करेगा वो भी बता दिया। अच्छा एक और भाई, संसदीय चुनाव हो, राज्य विधानसभा के चुनाव हो, उसमें भी बहुत बड़ा रोल होता है इसका, ये भी रह गया भाई। संसद तथा राज्य विधानमंडल, संसद तथा राज्य विधानमंडल चुनाव में, राज्य विधानमंडल चुनाव के लिए, ये थोड़ा मोस्ट हो गया अब यहां पे, ठीक है, नई बात आ गई है। चुनाव के लिए मतदाता सूची का क्या करता है, पर्यवेक्षण करता है। मतदाता सूची का क्या करेगा, पर्यवेक्षण, मतदाता सूची का पर्यवेक्षण करता है, मतलब उसके लिए दिशा निर्देश जारी करना, पर्यवेक्षण करता है। भाई जिला स्तर पर निर्वाचन अधिकारी कौन होता है, जिला कलेक्टर होता है, ठीक है। अब जिला कलेक्टर को आदेश कौन जारी करेगा, ये जारी करेगा, ठीक है। क्लियर होगी बात। और एक चीज और, अब एक और बच गया, विधान परिषद का और लिख लो, विधान परिषद के बारे में, कि विधान परिषद का जब चुनाव होता है ना, तो विधान परिषद चुनाव में, अब विधान परिषद के चुनाव में क्या होता है, ये निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के रूप में काम करता है। निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के रूप में, निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के रूप में काम करता है, निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी। अब ये क्या है, संदर्भ क्या है इसका बताता हूं, पंजीकरण अधिकारी के रूप में कार्य। अब इस बात का मतलब क्या, देखो, अधिकारी के रूप में कार्य। अब यहां पर इसमें क्या है कि आप देखते हो कि भाई जब विधान परिषद, अब राजस्थान में तो विधान परिषद का चुनाव होता ही नहीं क्योंकि विधान परिषद है ही नहीं, ठीक है। अब यहां पर जो है
आप देखते हो कि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र होता है, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र होता है, स्थानीय जो निकाय है उनसे निर्वाचन होता है। तो ये जितना भी व्यवस्था है इसको संभालेगा कौन? ये संभागीय आयुक्त संभालेगा उसको, ठीक है। विधान परिषद के चुनाव में जो अलग अलग तरीका बांटा गया है, और नायब तहसीलदारों की नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में, नायब तहसीलदारों की नियुक्ति, नायब तहसीलदारों की नियुक्ति, और क्या क्या आता है? बस आ गया, हो गया। राजस्व अधिकारियों का तबादला बता ही दिया मैंने, राजस्व अधिकारी जो भी है उन सबका तबादला करेगा। बस ये था आपका संभागीय आयुक्त, और कंप्लीट हो गया संभागीय आयुक्त। अब अपन लोग जो कल पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे मैं आपको बता देता हूं। अपन कल पढ़ेंगे जिला कलेक्टर। यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया, पूरे पेज भरे हैं। अब हम जिला कलेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की हिस्ट्री क्या है वो पूरी हिस्ट्री निकालेंगे अपन, ठीक है। जिला कलेक्टर की पूरी हिस्ट्री ये वाला जो है हम कल करेंगे। तो ये हो गया हमारा एक पेज जो है वो खाली बन गया अभी बेवजह ही। चलो कोई बात नहीं, हाँ यहां से करेंगे अपन लोग कल, ठीक है। तो आज इतना काफ़ी है मेरे हिसाब से, बहुत है। इसको पढ़ो आराम से, ओके। और मेरे साथ जुड़े रहो। मैं जो कमेंट कर रहा हूँ नीचे जो कमेंट कर रहा हूँ, मेरे नाम का जो व्यक्ति कमेंट कर रहा है गरुड़ द्वार की तरफ से जो कमेंट आए हैं, उन कमेंट को फॉलो करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू। मिलते हैं कल वापस। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे हमदम को जय हिंद और जय भारत।